हेलो स्टूडेंट, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए लाए हैं सॉल्व पेपर जो सीटेट 8 दिसंबर 2019 में पूछा गया है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 है सो क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होता है। इसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो भी क्वेश्चन है हम इसमें लाए हैं, तो बने रहें हमारे साथ शुरू से अंत तक और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? वह संभावना होगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? तो इसमें ऑप्शन सी है, एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है और यह हमेशा पूछा जाता है अलग अलग व्यू करके, अलग अलग तरीके से यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये जान जाइए कि संज्ञान एवं संवेग एक दिशीय है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो वह सभी प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए कूट ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसका जवाब होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं है सो विद्यार्थी के सार्थक संरचना की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? वह अभिप्राय होगा, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। यह अवस्था सीखने के लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? वह है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे किस अवस्था में सोचते हैं? तो मध्य बाल्यावस्था में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तार्किक एवं मूर्त रूप से। अगला प्रश्न, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? तो वह है प्राथमिक एजेंसियां। कौन सी एजेंसियां हैं? तो प्राथमिक एजेंसियां। क्वेश्चन 8 की ओर आते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो उसे खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं। 9वां प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप
को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। तो इसमें पहला आंसर होगा आदान प्रदान एवं परंपरागत। अगला प्रश्न, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला प्रश्न, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कथन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब होगा यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो वह है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, तो ऑप्शन डी है इसमें लेव वायगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा लेव वायगोस्की। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उसे ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो वह है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे सामाजिकरण। क्या कहेंगे? सामाजिकरण। अगला प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए विभिन्न सामाजिक वर्गों के
रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? ये सूचक होंगे अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो वह है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? तो वह है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? का सही जवाब होगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो इसका सही जवाब होगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला प्रश्न, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सही जवाब होगा संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो वह है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यह नहीं है। यहाँ पर निगेटिव वर्ड दे दिया तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी, उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला प्रश्न, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन बी होगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो यहाँ से आपको वीडियो समाप्त होता है। आप इस वीडियो को कृपया कर अपने दोस्तों या अन्य ज़रूरतमंदों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।